जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ की ये तीसरी क्लास है। इसके पहले की दो क्लास हो चुकी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके हल सहित और उसका सूत्र नियम हर चीज़ हमने बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें हम हर तरीके का जो भी सवाल बताते हैं उसको नियम सहित पूरी तरह से व्याख्या करके बताते हैं, ताकि आपको अलग से फिर से शुरुआत से ना पढ़ना पड़े। अगर आप इतना पूरा वीडियो हमारा देखते हैं तो आपको पूरा सिलेबस शुरुआत से रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, इसी से काम चल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए, आपके सामने चार विकल्प है। आपके सामने जो चार विकल्प हैं, बहुत आसानी से ये काम तो सभी कर सकते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। ये वाली जो संख्या दी गई है, दा वाला ऑप्शन आपके सामने जो दिख रहा है, यही सही होगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि यही सबसे छोटी संख्या है। इसमें कोई विशेष नियम नहीं लगाना है। आप देख सकते हैं, इतना तो जानकारी है ही है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन है 5.4 में से 2.25 घटाना है। तो देखिए, घटाने का नियम क्या है? एकदम सिंपल नियम है। जैसे 5.4 है, इसमें से क्या घटाना है? 2.25 घटाना है। तो 2.25 आपको क्या करना है? दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखिएगा, बाकी उसके पहले की गिनती इधर लिख दीजिएगा और उसके बाद वाली गिनती इधर लिख दीजिएगा। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो आप जीरो बढ़ा लीजिएगा। इसमें घटाने का काम करना है, तो घटाने का अब जो नियम आपने पढ़ा हुआ है वही लगा देंगे। यहाँ देखिए, एक संख्या लेकर जाएंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। इधर 3 बचा हुआ, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा। और इधर देखिए, अब कितना बचा हुआ है? इसमें से तो कुछ गया नहीं था। 5 में से 2 जाएगा, 3 ही बचेगा। कहने का मतलब 3.15 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर है वो बा वाला है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, 0.025 का प्रतिशत रूप बताना है आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग गलती कर जाते हैं, नियम नहीं पता होता है। देखिए क्या दिया गया, 0.025 दिया गया। अब चाहे इस तरह से दिया रहेगा, 0.025 दिया गया है, चाहे दशमलव में दिया जाए, चाहे भिन्न के रूप में दिया जाए, इसको प्रतिशत में बदलना होगा। तो आपको सिर्फ इतना करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस तरह की कोई भी संख्या मिल जाए, उसको बोला जाए कि प्रतिशत में बदलना है, तो आपको सिर्फ इतना करना होगा कि उसको कितना करेंगे, उसको सिर्फ आपको इतना करना है कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, आपको उत्तर मिल जाएगा जितना आएगा। तो आप देखते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? इसमें मिलेगा आपको ये संख्या, जिसमें से तीसरे अंक पे दशमलव लगा देंगे तो आपको 2.5% यही मिल जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ दशमलव में दिया गया था, इसको किस में बताना था? प्रतिशत में बताना था। ऐसे भिन्न में भी आ सकता है, कोई भी भिन्न वाली संख्या दी जाए, बोला जाए इसको प्रतिशत में बदलिए, आप तुरंत 100 से गुणा कर दीजिएगा। जैसे इसमें अभी हमने बताया, 100 से गुणा कर देंगे, तुरंत आपको क्या मिल जाता है? इसका प्रतिशत मिल जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखिए, हम ध्यान नहीं दिए, ठीक नीचे देखिए एक क्वेश्चन है, 2/5 है, इसको भी प्रतिशत में बदलना है। तो कोई काम, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप बदल सकते हैं। देखिए क्या करना है, 2/5 है ही है, हमने कहा इसको क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए, 5 कम 5, ये 5 दूनी 10, 20 बार रहेगा, है ना? तो क्या होगा? अब 20 दूना 40, क्योंकि 2 ऊपर है और 20 है, इसका गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। यही इसका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ये सा वाला विकल्प सही। कहने का मतलब इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, जो उत्तर आएगा वही उसका प्रतिशत रूप होगा। ऐसे यहाँ देखिए, जो भिन्न के रूप में दिया गया, इसको भी आप 100 से गुणा करेंगे और जो उत्तर आएगा वही उसका प्रतिशत रूप होगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 रुपये कितने रुपए का 20% है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई तरीके से, प्रतिशत के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जिसमें गलती बहुत होती है। सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सिंपल क्वेश्चन में ही दिक्कत होती है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन हम इसमें बताते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सिंपल क्वेश्चन ही ध्यान देते हैं तो आपके टेट के एग्जाम में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, 15 रुपये कितने रुपए का 20% है? तो क्या करना है, मान लेते हैं यक्स का 20% है। हम चाहें तो डायरेक्ट बता दें, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए, यक्स का 20% निकालना है तो यक्स गुणे 20/100 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला गया है कि 15 रुपये कितने रुपए का 20% है। जितने रुपए का 20% है उसे आपको बताना है, ना कि 15 का 20% निकालना है। तो यही लोग गलती कर जाते हैं। तो आप इसमें मानिएगा कि यक्स रुपए का 20% है, ठीक है?
तो इसको डायरेक्ट करा जा सकता था, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपसे गलती हो सकती है डायरेक्ट बताने पर। देखिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100। यक्स का 20% क्या होगा, 20/100 से गुणा करके मिलेगा। तो आपको देखिए यहाँ पर अब क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है यक्स/5 बराबर 15, और ये 5 से तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अगर आप 5 से तिरछा गुणा कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 15×5 = 75, क्योंकि देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो यक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यक्स इक्वल टू मिलेगा 15 × 5, तो ये कितना मिल जाएगा 75%, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये आ वाला विकल्प जो है बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च करता है। अब आपको बताना है बचत प्रतिशत बताना है, बचत कितने प्रतिशत कर रहा है। तो देखिए 3/4 भाग अगर वो खर्च कर रहा है, व्यय करने का मतलब क्या है, खर्च कर रहा है, तो जो शेष बचेगा वो क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे उसको पहले देखा जाए। 3/4 भाग क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, तो शेष भाग कैसे निकलेगा, शेष भाग निकालना है तो आपको सिर्फ इतना करना होगा, 1 में से 3/4 घटा देंगे, बस ये शेष बच जाएगा कि कितना भाग जो है वो बचत कर रहा है, क्योंकि 3/4 भाग वो खर्च कर रहा है, तो बाकी शेष जितना बचेगा वही तो बचत करेगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 1 में से 3/4 घटाएंगे तो देखिए 4 एकम 4 और ऋण 3 बन जाएगा, ये 4 ऋण 3/4 क्या मिलेगा 1/4। 1/4 हिस्सा क्या है वो बचत कर रहा है, लेकिन यहाँ प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत का नियम अभी हमने बताया है, जैसे अगर भिन्न में है ये 1/4 आपने निकाल लिया कि इतना बचत कर रहा है, तो इसका क्या करेंगे आप 100 से गुना कर देंगे। अभी हमने बताया था भिन्न में दिया गया हो उसको 100 से गुना कर देंगे, आपको मिल जाएगा कि कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर भी वही करना है, तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25% जो है इसका सही उत्तर होगा, 25% वो बचाता है। जैसे 3/4 कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। कहने का मतलब 75% खर्च कर रहा है और 25% क्या कर रहा है, वो अपना बचा रहा है। इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो है कि कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हैं। आपको अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 50 टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट जो है ये है 50, ठीक है, और यहाँ पे पास कितने हैं 40 है, तो मतलब फेल कितने हुए 10, क्योंकि आप खुद सोच लिए 50 छात्र हैं, 40 इसमें से पास हैं, तो फेल कितने होंगे, फेल जो है वो 10 विद्यार्थी फेल होंगे। अब इसका अगर प्रतिशत निकालना तो क्या करना होगा, 10 × 100/50 कर देना होगा, 50 दूना 100, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो कितना होगा 20%। तो इसमें जो दा वाला दिया गया, देखिए इसमें उत्तर भी दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको तरीका पता होना चाहिए, सिर्फ उत्तर पता होने से काम नहीं होगा। मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तब क्या होगा। अब देखिए इसमें 20% पास है, इसका मतलब वो फेल है, तो पास कितने होंगे, यहाँ फेल प्रतिशत निकाला गया, मतलब अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताया गया है। अब अगर ये फेल वाला पता चल गया तो पास वाले कितने होंगे, 100 में से घटा देंगे। जैसे 20% अगर फेल है तो इसका मतलब 80% क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये बचाता है। ध्यान दीजिएगा, ये हम मिटाने वाले हैं, अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी सी कम है, तो इसी में हमको बताना भी है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है वो क्या है कि रचित अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 80% खर्च कर रहा है इसका मतलब 20% वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो ध्यान देंगे अभी आप इस प्रश्न पे, जैसे 80% क्या कर रहा है, वो 80% जो है वो खर्च कर रहा है। तो अगर 80% खर्च कर रहा है तो आपको बचत निकालना है, कैसे निकालेंगे, 100 में से घटाकर। ये क्या है, ये है खर्च का प्रतिशत, खर्च का प्रतिशत। तो बचत का कितना होगा, 100 में से 80 घटा देंगे, आपको मिल जाएगा 20%, ठीक है। अब देखिए 20% कहने का मतलब बचा रहा है, और 20% कितना होगा 120 रुपये। तो मान लेते हैं उसका जो मासिक आय है, मंथली इनकम जो है उसकी मासिक आय, मान लीजिए मासिक आय बराबर कितना है, मासिक आय इसकी कितनी मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। और भी तरीका है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बाकी इसको बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है।
लेकिन ज़्यादा आसान तरीका बताने पर आपको दिक्कत होगी। देखिए यक्स का 20% बचा रहा है ना, तो यक्स गुणे 20/100 बराबर कितना होगा 120। तो यहाँ देखिएगा 20 एकम 20, 20 पंचे 100 होता है। तो अब देखिए ये हो गया 1/5 यहाँ पर आ गया है, मतलब यक्स/5 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यक्स को आप क्या करेंगे, यक्स को 1 से गुना करेंगे तो यक्स आ जाएगा, /5 बराबर क्या होगा 120। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 120 गुणे 5, 12 पंचे 60, मतलब 600 रुपये जो है वो कमाता है। मतलब उसकी मंथली इनकम जो है कितनी है, वो 600 रुपये की है। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन आपके सामने है बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, अगर थोड़ा ध्यान दे देते हैं तो आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगी, कभी भी बैक नहीं लगेगा। बाकी अगर किसी विशेष टॉपिक पे आपको दिक्कत हो, आपको जैसे पूछना हो कि इसको किस तरीके से करना है, उसके नियम जानना है, तो आप हमसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको ज़रूर लिखिएगा, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जो भी दिक्कत रहेगी उसको हम बड़े वीडियो में अलग से बता देंगे। देखिए दिया गया 6 और p का योगफल बताना है। तो यहाँ 6 और p का योगफल सजातीय पद नहीं है, 6 क्या है अचर पद है, और जबकि p क्या है चर पद है। तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता। सिर्फ कैसे करेंगे, इसको 6+p ऐसे लिख लिया जाएगा। 6+p मतलब बा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा, इसमें और कुछ नहीं करना है। देखिए अगर दोनों गिनती होती तब तो जोड़ा जा सकता था, एक अक्षर है एक गिनती है तो नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक है। ऐसे ही बोला गया यक्स में से 9 घटाना, यक्स में से 9 घटाना है। तो अब ये नहीं कहेंगे कि आप ये घटेगा ही नहीं, तो यक्स ऋण 9 लिख देंगे, काम आपका हो जाएगा। यक्स ऋण 9 इसका जो है सही उत्तर होगा। ऐसे अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है निम्नांकित व्यंजकों में से द्विपदीय व्यंजक। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखा जाए तो इसमें एक पद है, ये एक पदीय व्यंजक होगा, ठीक है। इसमें देखिएगा एक ये पद है, एक ये पद है, मतलब ये 2 पद का व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक इसको बोला जाएगा, ठीक है ना, द्विपद का, द्विपद, ठीक है। ये क्या है, ये है त्रिपद, ये त्रिपदीय व्यंजक है, 1 2 3 पद हैं, ठीक है। और जो चौथा विकल्प दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो ये तो विकल्प गलत दिया गया है। इसमें सही उत्तर जो होगा जिसमें 2 पद हैं, ये मतलब बा वाला विकल्प जो होगा ये बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान रखेंगे। बा वाला विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुजों को कहते हैं। देखिए तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुजों को क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम त्रिभुज के प्रकार जान लेते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन फिक्स होता है। देखिए त्रिभुज यहाँ आप देख रहे होंगे 6 बने हुए हैं, 6 बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ कोणों के आधार पर, ये जो ऊपर दिए गए हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर इसको बताया गया है। और यहाँ जो नीचे 3 दिए गए हैं ये कैसे हैं, ये हैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। मतलब ये तीनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण वो कोण होता है जो 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है। इसको हमने पिछले वीडियो में या फिर उसके पहले वाली क्लास में बताया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। और 2 क्लास जो इसके पहले की भी है उसको भी दिया जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, बाकी दोनों कैसे होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ये दोनों न्यून कोण होंगे। और ये है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण में क्या होता है, ये एक कोण अधिक कोण होगा, बाकी दोनों न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये अधिक कोण होगा, अधिक कोण किसे कहा जाता है, ये क्या होता है, अधिक कोण होता है। और अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से बड़ा होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसी बीच में होना चाहिए, ठीक है। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, वही कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है। तो इसमें एक कोण अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है, बाकी दोनों न्यून कोण होते हैं। और समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा, बाकी दोनों न्यून होंगे। और न्यून कोण में क्या होता है, तीनों कोण न्यून कोण के होते हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसके प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, जो कि 60-60 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, 60-60 डिग्री के, ठीक है। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तीसरी वाली नहीं होगी, ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बाहु मतलब होता है भुजा, सीधी बात जान लीजिए, समबाहु, समबाहु, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, सम मतलब यहाँ बराबर ले लीजिएगा।
सम द्विबाहु, सम द्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। इसमें दो भुजा देखिए हमने बताया बराबर होता है। ये विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आप जान लीजिए, अगर त्रिभुज के नियम मतलब त्रिभुज के बारे में कई क्वेश्चन आते हैं जिस आप इससे कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं जो अभी आया था। इसमें था कि तीनों असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहा जाता है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया कि अगर तीनों भुजाएं असमान है तो उसे क्या कहा जाता है, विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, बा वाला होगा, विषम बाहु त्रिभुज। जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती उन्हें क्या कहा जाता है, विषम बाहु त्रिभुज। और जिसमें तीनों भुजा बराबर नहीं होगा उसमें तीनों कोण भी बराबर नहीं होता, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। आगे देखिएगा, तीनों समान भुजाओं वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं। फिर से आप देख लीजिए, अगर तीनों भुजा समान होती है तो उसे क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और जिसकी तीनों भुजा समान होगी, तीनों कोण भी समान होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं, तो इसमें समबाहु त्रिभुज कहा जाता है तीनों भुजा जिसकी समान होती है। इसमें सही उत्तर ये वाला हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दो भुजा समान होगी तब क्या कहा जाएगा, अभी बताया गया था क्या सही उत्तर है, इसमें यही वाला सही उत्तर होगा, सम द्विबाहु त्रिभुज। और इसमें जो भुजाएं समान होती हैं उनके आमने सामने के कोण भी समान होते हैं, देख लीजिए आप इसके बारे में भी। जैसे यहाँ पर हमने बताया दो भुजा समान है तो ये और ये कोण भी बराबर होगा आपस में, इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, इसके सामने के ये कोण के इस कोण के बराबर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक न्यून कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं। प्रत्येक न्यून कोण मतलब हर एक कोण न्यून कोण होगा, तो उसे हमने अभी बताया क्या कहा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। इसमें बा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे थोड़ा सा गलत दिया गया है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, लेकिन उसको मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग होता है, तो वो योग कितना होता है, पहले आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में जान लीजिए क्या होता है, वहीं बता देते हैं। देखिए, समद्विबाहु, यहाँ दो प्रॉपर्टी एक साथ लग रही है। समद्विबाहु, समद्विबाहु किसे बताया गया अभी, वह त्रिभुज जिसमें क्या होता है, दो भुजा समान होती, जैसे ये दोनों समान है। और लेकिन मामला यहाँ पर क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज भी है। समकोण त्रिभुज मान लेते हैं ये 90 डिग्री का है, ठीक है, तो 90 डिग्री का एक कोण होगा, बाकी दोनों नहीं होगा। अब इसमें जो पूछा गया है दो कोणों का योग होता है, तो दो कोणों का योग मतलब जो बचा हुआ कोण है ये न्यून वाले कोण, इनका योग कितना होगा। अगर ये 90 अंश का है तो ये भी क्या होगा, 90 अंश का ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। मतलब अगर आप तीनों कोण जोड़ते ये वाला और ये वाला, कुल मिला के होता है 180 अंश, जिसमें से हम क्या करेंगे 90 घटा देते हैं। अगर हम इसमें से 90 घटा देते हैं तो उत्तर कितना आएगा, 90 अंश आएगा। सही विकल्प कौन सा होगा, सा वाला होगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, दिया गया आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आयत किसे कहते हैं। आयत की परिभाषा पहले आप जान लीजिए। आयत जो होता है उसमें एक सिंपल सा नियम होता है, आयत को भी आप जान लीजिए और वर्ग को भी जान लीजिए, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आयत के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आयत किसे कहते हैं, आयत की परिभाषा जान लीजिए। आयत जो होता है वह चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। तो इसमें आपके सामने जो हमने आयत बना रखा है, इसमें आप देखिए ये भुजा जो होगी इसके बराबर होगी, और ये वाली भुजा जो होगी वो इसके बराबर होगी, और प्रत्येक कोण मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सब 90-90 अंश का होगा। तो यहाँ आयत के बारे में दिया गया है, जो कुछ पूछा गया है प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और आमने सामने भुजा बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होते हैं इसमें। इसके बाद देखिए, वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर, मतलब ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, सब 90-90 अंश का होता है प्रत्येक कोण, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसमें आ वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिएगा, इसमें अगला प्रश्न जो है वो भी वर्ग से जुड़ा हुआ है। बोला गया है कि एक वर्ग दिया गया है, एक वर्ग, उसका क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण कितना है,
5√2 है। देखिए इसका सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ, एकदम आसान। देखिए अगर वर्ग की बात करें, अभी हमने बताया वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो ये जैसे प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा ही, लेकिन इसमें एक खास बात और होती है, वर्ग के भी विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये एक समचतुर्भुज होता है। क्या होता है, समचतुर्भुज। वैसे समचतुर्भुज की परिभाषा अलग भी है, लेकिन समचतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं तो एक ये है, एक समचतुर्भुज होता है। तो समचतुर्भुज की परिभाषा में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, सिर्फ इतना होता है, उसी का सूत्र लगा देंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका विकर्ण 5√2 है। बहुत सिंपल तरीका है, एरिया आप लिखा इसमें निकाल लीजिएगा। एरिया क्या होगा, 1/2 d1 इंटू d2, मतलब पहला विकर्ण लगा दीजिएगा और दूसरा विकर्ण, ये मतलब 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, तो ये हो जाएगा 1/2। इसका इससे गुणा करेंगे हम 25, और √2 का √2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 से 2 काट दीजिए और कितना आ जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प है, इसमें आप देखिए ये बा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा भी समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है, तो सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना उसके लिए सूत्र होता है साइड इंटू साइड, लेकिन साइड दिया होगा तब यहाँ विकर्ण दिया गया, तो विकर्ण के लिए क्या सूत्र होगा, ये सूत्र होता है अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है वर्ग का विकर्ण या समचतुर्भुज का विकर्ण, 1/2 d1 इंटू d2 मतलब d1 d2 यहाँ पर दोनों बराबर होता है, मतलब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये समचतुर्भुज होता है तो दोनों में अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ विकर्ण के लिए ये सूत्र लगाया जाएगा। अगर भुजा दी गई होगी तो भुजा के लिए क्या होता है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कोई समस्या लगती है, कोई भी दिक्कत लगती है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हर दिन आपको मैं ऐसे इसी तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, नियम भी बताऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके अगर कॉलेज का ग्रुप होगा या आपके कोई मित्र होंगे, फ्रेंड होंगे, उनके पास भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।